बोथ आर आई मीन न्यायिक संयम एवं न्यायिक सक्रियता, जुडिशियल रेस्ट्रेंट एंड जुडिशियल एक्टिविज्म इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपसे प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा में समान तरीके से महत्वपूर्ण है, साक्षात्कार में भी कम महत्व नहीं है। यद्यपि जुडिशियल रेस्ट्रेंट आई मीन न्यायिक संयम की बात हम पिछले लेक्चर में आपको नोट करवा चुके हैं, आज उसी को थोड़ा सा जिस्ट में बता देना, फिर डिटेल में न्यायिक सक्रियता चलेगी। जब हम न्यायिक पुनर्विलोकन आई मीन जुडिशियल रिव्यू पढ़ा रहे थे तो जस्टिस SR दास का एक स्टेटमेंट हमने बताया था। सरलीकरण भारत में संवैधानिक सर्वोच्चता है और व्यवहारता और सिद्धांतता संसदीय शासन प्रणाली के व्यवहारगत संसद महत्वपूर्ण है। संसद इस नाते भी महत्वपूर्ण है, संसद संविधान में भी संशोधन कर सकती है, बट अभी हम केवल जुडिशियल रेस्ट्रेंट आई मीन न्यायिक संयम के संदर्भ में जस्टिस SR दास के स्टेटमेंट की बात करेंगे। तो जस्टिस SR दास कहते हैं कि न्यायालय आई मीन सुप्रीम कोर्ट जिस पर एकल अधिकार है संविधान की व्याख्या का, संविधान के अर्थ तत्व को पता लगाने का, क्योंकि संविधान संघवाद का रक्षक है, संविधान मूल अधिकारों का संरक्षक है, संविधान जन जन के अधिकारों का संरक्षक है, संविधान सर्वोच्च है। आई मीन न्यायपीठ कानून के अर्थ तत्व का पता लगा सकती है, कानून क्या है यह पता लगा सकती है, संविधान के सोए हुए भावों को जागृत करने का उपक्रम कर सकती है, वह समझ विकसित कर सकती है, किंतु अंततः सर्वोच्च रहेगा संविधान ही। यानी कि कोई भी न्यायपीठ, कोई भी न्यायाधीश संविधान की व्याख्या करते समय इतना उतावला उत्फुल्ल नहीं हो सकता है कि वो अपने आग्रहों के अनुसार संविधान की व्याख्या करना शुरू कर दे। यही बात न्यायिक संयम की हो जाती है। न्यायपीठ या न्यायाधीश संविधान की व्याख्या करते समय हो सकता है उन परम तत्वों की भी खोज कर ले जो संपूर्ण रूप से सत्य हों, किंतु संविधान की परिधि और दायरे में रख करके ही संविधान को समझना पड़ेगा। भले ही वह बात न्यायाधीश के न्यायिक पूर्वाग्रह, न्यायिक राजनीतिक मूल्य से मेल न खाती हो। तो वैसो भी जब हम संविधान पढ़े हैं तो परमानेंट एक चीज़ सीखें, सीमितता के सिद्धांत के अनुसरण में। अनुच्छेद 19 देखें, युक्ति युक्ति निर्बंधन, राज्य कितना भी प्रभु क्यों न हो उसे सीमितता के अनुसरण में ही काम करना पड़ेगा। हर चीज़ की सीमाएं हैं, इस प्रकार न्याय की भी सीमाएं हैं, न्यायपीठ की भी सीमाएं हैं। न्याय उत्फुल्ल नहीं हो सकता है, न्याय अति सक्रिय नहीं हो सकता है, न्याय को संयम, समय, युक्तिमान और मर्यादा की इज्जत करनी ही पड़ेगी। तो इस प्रकार से न्यायिक संयम की अवधारणा सामने आती है। तो न्यायिक संयम और न्यायिक सक्रियता वस्तुतः ही अल्टरनेटिव जुडिशियल फिलॉसफी हैं और ये अमेरिकी अवधारणा है। प्री के क्वेश्चन कहीं से निकाल सकते हैं, जैसे इस बार पूछे गए क्वेश्चन, एक क्वेश्चन यही हो गया कि अधोलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट पॉइंट, न्यायिक संयम और न्यायिक सक्रियता वैकल्पिक न्यायिक दर्शन हैं जो अमेरिकी विचार से ओतप्रोत है। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट ऐसे कोई निकालना, तो वस्तुतः ये दोनों सिद्धांत हमें अच्छे से पढ़ने हैं। जहाँ न्यायिक संयम आपको बताया जा चुका है, फिर भी न्यायिक संयम की अवधारणा इस बात को स्वीकारती है कि न्यायालय का काम केवल इतना भर है कि वह देखे कि कानून क्या है, कानून कह क्या रहा है। कानून बनाने का काम और कानून लागू करवाने का काम वस्तुतः यह न्यायपीठ का नहीं है। इसे न्यायपीठ को कार्यपालिका और विधायिका पर ही छोड़ देना चाहिए।
यह उनका काम है, या जो अधिक और लोकतांत्रिक संस्थाओं हैं उनसे यह अपेक्षा करनी चाहिए। जरूरी कतई नहीं है कि न्यायपीठ विधि निर्माण, विधि के व्यवस्थापन और विधि के प्रक्रियात्मक पहलू से जुड़े। वस्तुतः यही न्यायिक संयम की अवधारणा है। न्यायपीठ को यह बात माननी और समझनी चाहिए। न्यायपीठ को किसी भी हालत में अपने राजनीतिक मूल्यों एवं नीतिगत एजेंडे को अपने न्यायिक विचार पर प्रभावी नहीं होने देना चाहिए। नहीं तो संघवाद का उल्लंघन होने लगेगा, लोकतांत्रिक प्रणाली का अपमान होने लगेगा, शक्ति के बंटवारे के सिद्धांत के विरुद्ध बात चली जाएगी और सबके बाद संघवाद की अवधारणा को झटका लगेगा। वैसे भी अपनी शक्ति और संसाधन के लिए न्यायपीठ संसद पर निर्भर है और अपने निर्णय की स्वीकार्यता के लिए जनता पर निर्भर है। तो न्यायपीठ अति सक्रिय होकर के कभी काम नहीं कर सकती। एक सामान्य बात है, न्यायिक सक्रियता अपने आप में भ्रांतपूर्ण शब्दावली है। यह प्रेस द्वारा जोड़ी गई है। इससे यह भी ध्वनित होता है कि लगता हमारी न्यायपालिका अब तक सोई हुई थी। तो फिर न्यायिक सक्रियता का क्या मतलब है? न्यायपीठ अब तक काम ही नहीं कर रही थी। वस्तुतः यह 80 के दशक का उत्पाद है, जो वाई चंद्रचूर्ण और पी.एन. भगवती के ज़माने से जिसके बीज पड़ने शुरू हुए, इस नाते पी.एन. भगवती जी को जनहित याचिकाओं का ये न्यायिक सक्रियता का जन्मदाता कहा जाता। तो सही तो यह भी नहीं पूर्णता है। वैसे यह भी, इसके क्या, न्याय को संयम की क्या आवश्यकता है? न्याय में संयम होना ही चाहिए। हमें कहें कि हम अच्छा पढ़ाते हैं, यह बात तो दो कौड़ी की है, वैल्यूलेस है, मूल्यहीन है। पढ़ाना तो अच्छा चाहिए ही भाई। फिर वस्तुतः रूढ़ि कहती है, नियम कहते हैं, संविधान कहता है पीठ के समक्ष वाद प्रस्तुत किए जाएं और पीठ तर्कों, तथ्यों और उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर हितों का उचित और अनुचित निर्धारण करे। जैसी सीमा वैसा निर्णय। कहते हैं प्रधान न्यायपीठ के निर्णय भविष्य की प्रत्याशा के तहत दिए जाते हैं। भविष्य के संकेत उसमें छुपे हुए होते हैं। यानी कि प्रधान न्यायपीठ के निर्णय अगली पीढ़ी के लिए होते हैं, दर्शन पर आधारित होते हैं। और उच्च न्यायपीठ हाई कोर्ट के निर्णय फैक्ट पर आधारित होते हैं। जहाँ तक लोअर कोर्ट के निर्णय हैं वो तत्कालीन जो प्रमाण हैं उन पर। तो मीना टू से कि न्याय मेरिट पर होना चाहिए और न्याय इस तरीके से होना चाहिए कि जो न्यायपीठ के समक्ष मसले प्रस्तुत किए गए हैं, न्यायपीठ तर्कों, तथ्यों, प्रमाणों के आलोक में उसका निर्णय करे, बस। अब यहाँ पे सक्रियता का प्रश्न क्या है, संयम का क्या प्रश्न है? बट कभी कभी ऐसी परिस्थिति, जैसे मैं आपको केस बताते हैं, परमानंद कटारा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, या चलो केस की बात आप छोड़ो। अभी हमारा मान लो कैंप चौराहे पे एक्सीडेंट हो जाए तो सामान्य नियम कहता है कि पहले मुखर्जी नगर थाने पे पहले उसकी रिपोर्ट हो, तब कोई सडाना या शर्मा का हॉस्पिटल हमको एडमिट करेगा। तो जब तक तो हमें एडमिट किया जाएगा तब तक तो हमारी मृत्यु हो चुकी होगी। तो फिर उस पुलिसिया कार्यवाही का मतलब क्या हुआ? ऐसे संदर्भों में कभी न्यायपीठ सक्रिय होकर निर्णय दे सकती है, देती है। चिकित्सकीय सेवा महान मानवीय कृत्य है। प्रपीड़ित को पहले इलाज मिलना चाहिए, पुलिसिया कार्यवाही चलती रहनी चाहिए। इस नाते किसी हॉस्पिटल का यह कहना कि जब तक पुलिस में रिपोर्ट नहीं होगी, पुलिस केस नहीं होगा, तब तक इस पर हम कोई मेडिकल एक्शन नहीं लेंगे, यह उचित बात नहीं है। ऐसे दिल्ली में सीलिंग का मैटर हुआ, प्रदूषण को रोकने का मसला हुआ, ऐसे तमाम चीज़ें, या भोर में उठते हुए प्रदूषण, गंगा एक्शन प्लान में देरी, अयोध्या जैसे मसले में न्यायपीठ का इन्वॉल्व होना, तो कभी कभी न्यायपीठ को थोड़ा सा परंपरा से हट के काम करना पड़ता है। इसी तरीके से कभी कभी न्यायपीठ को संयम भी बरतना पड़ता है। तो दोनों बातें
न्यायपीठ को कहना चाहिए, फिर भी न्यायपीठ रुकती है कि यह काम वस्तुतः विधायिका और कार्यपालिका का है, यहाँ पे हमारा हस्तक्षेप उचित नहीं रहेगा। तोहमत तो किसी पे भी लगाई जा सकती है। अगर कार्यपालिका और विधायिका कुछ ऐसे कानूनों के निर्माण की दोषी है जो जनहितों के विरुद्ध जाते हैं, तो दोषी तो न्यायपीठ भी ठहराई जा सकती है कि जहाँ पे सदियों से हजारों लाखों मुकदमों के मार लगे हुए। तो मत लगाना भारतीय संवैधानिक व्यवस्था का चरित्र नहीं है। इस तरीके से अगर हम देखेंगे कि हमारी विधायिका, हमारी कार्यपालिका तमाम अवरोधों, विरोधों, जातिगत क्षेत्रगत भिन्नताओं के अधीन काम करती है, विविधताओं के अधीन काम करती है, तमाम अंतर्राष्ट्रीय अभिसमयों, अंतर्राष्ट्रीय संधियों, अंतर्राष्ट्रीय दबावों के अधीन काम करती है, तो कभी कभी निर्णय लेने में कुछ अलोकतांत्रिक बातें हो जाती हैं। हो तो यह भी जाता है कि निर्णय थोड़े मोड़े जनहित के विरुद्ध चले जाते हैं, लेकिन इसे विधायिका और कार्यपालिका की कुशलता ह्रास के रूप में देखा जाना न्यायसंगत नहीं होगा। बल्कि आप इस तरीके से देख सकते हैं, उत्तरदायित्व बोध बल की इस नाते देख सकते हैं कि विधायिका जो कल्याण में समर्थन प्राप्त करती है, जो जन में समर्थन प्राप्त करती है, उसे कभी कभी कुछ ऐसे कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं। तो यहाँ पे न्यायपीठ और विधायिका को आमने सामने नहीं होना चाहिए। तो इस नाते न्यायपीठ से अपेक्षा की जाती है कि संघवाद की रक्षा के लिए राज्यों और उनके कर्मियों का सम्मान करे। उससे अपेक्षा की जाती है कि चूँकि वो अपनी गठन की प्रकृति में लोकतांत्रिक है, सीधे सीधे जन जवाबदेही नहीं है, लेकिन ध्यान रहे जन जवाबदेही नहीं है, लेकिन निर्णय को जन स्वीकार्यता की आवश्यकता है। इस नाते न्यायपीठ को संयम बरतना चाहिए और यही इस चैप्टर का मूल है। यहाँ से प्री मेंस इंटरव्यू कितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कल हम आपको न्यायिक सक्रियता पढ़ाएंगे। अब आप न्यायिक सक्रियता के मसले पर कुछ पॉइंट नोट कर लें और धीरे धीरे करके उसे पढ़िएगा, इससे आपको समझने में आसानी हो। नोट करें, न्यायिक सक्रियता, जुडिशियल एक्टिविज्म। फर्स्ट पॉइंट, प्राथमिक एवं मूलभूत, यानी कि न्यायिक सक्रियता का प्राथमिक संदर्भ क्या है और मौलिक संदर्भ क्या है, जिसमें हम शब्दावलियाँ एवं अवधारणाएँ बताएंगे और कुछ ऐतिहासिक संदर्भ बताएंगे। शब्दावलियों में विधि का शासन, शक्तियों का पृथक्करण, अवरोध व संतुलन का सिद्धांत तथा न्यायिक पुनर्विलोकन की चर्चा करेंगे। इसके बाद ऐतिहासिक संदर्भों में कब से न्यायिक सक्रियता की शुरुआत हुई। दूसरा पॉइंट, अर्थ एवं अभिप्राय। नेक्स्ट, भारतीय संदर्भ में न्यायिक सक्रियता की स्थिति। नेक्स्ट पॉइंट, न्यायिक सक्रियता का क्षेत्र। एंड नेक्स्ट पॉइंट, न्यायिक सक्रियता का विकास कैसे हुआ। अगला पॉइंट, न्यायिक सक्रियता के कुछ उदाहरण। फिर न्यायिक सक्रियता के औचित्य। एंड नेक्स्ट पॉइंट, लोकतंत्र को प्रभाविता तथा भारतीय शासन पद्धति को मजबूती। यानी कि न्यायिक सक्रियता लोकतंत्र को प्रभावित कैसे करती है तथा भारतीय शासन तंत्र को मजबूती कैसे देती है तथा लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को पुष्ट कैसे करती है। फिर प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा तथा साक्षात्कार के प्रश्न। आज बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे इसी टॉपिक के कंटिन्यूएशन में। अनंत शुभकामनाएं। धन्यवाद।